अगर आप अदबी दुनिया के कामों को पसंद करते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर या नीचे दी हुई अकाउंट डिटेल्स के जरिए कर सकते हैं। शुक्रिया। सादत हसन मंटो की कहानी घोगा। मैं जब अस्पताल में दाखिल हुआ तो छठे रोज मेरी हालत बहुत गैर हो गई। कई रोज तक बेहोश रहा। डॉक्टर जवाब दे चुके थे, लेकिन खुदा ने अपना करम किया और मेरी तबीयत संभलने लगी। उस दौरान की मुझे अक्सर बातें याद नहीं। दिन में कई आदमी मिलने के लिए आते, लेकिन मुझे कतन मालूम नहीं कौन आता था कौन जाता था। मेरे बिस्तरे मर्ग पर, जैसा कि मुझे अब मालूम हुआ, दोस्तों और अजीजों का जमघटा लगा रहता। बाज रोते, बाज आहें भरते, मेरी जिंदगी के बीते हुए वाकयात दोहराते और अफसोस का इजहार करते। जब मेरी तबीयत किसी कदर संभली और मुझे जरा होश आया तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने गिरदोपेश का मुताला करना शुरू किया। मैं जनरल वार्ड में था। दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही दाएं हाथ का पहला बेड मेरा था। दीवार के साथ लोहे की अलमारी थी जिसमें खास खास दवाएं और आलाते जर्राही थे। दीगर सामान भी था, मसलन गर्म पानी और बर्फ की रबड़ की थैलियां, थर्मामीटर, बिस्तर की चादरें, कंबल और रुई वगैरह। इसके अलावा और बेशुमार चीजें थीं जिनका मसरफ मेरी समझ में नहीं आता था। कई नर्सें थीं, सुबह 7 बजे से 2 बजे दोपहर तक, 2 बजे से शाम के 7 बजे तक। 4 नर्सों की टोली उस वार्ड में काम करती। रात को सिर्फ एक नर्स ड्यूटी पर होती थी। रात को मुझे नींद नहीं आती थी। यूं तो अक्सर आंखें बंद किए लेटा रहता, लेकिन कभी कभी नीम मुंदी आंखों से इधर उधर देख लेता कि क्या हो रहा है। उन दिनों जो नर्स रात की ड्यूटी पर होती थी वो इस कदर मुख्तसर थी कि उसे कोई भी अपने बटुए में डाल सकता था। गहरा सांवला रंग, हर उज्व एक खुलासा, हर खदो खाल तमहीद की फौरी तम्मत, इंतहा दर्जे की गैर निस्वानी लड़की थी। मालूम नहीं कुदरत ने उसके साथ इस किस्म का गैर शायराना सलूक क्यों किया था कि वो शेर थी न रुबाई न किता। अलबत्ता उस्ताद इमाम दीन की तुकबंदी मालूम होती थी। हर नर्स का कोई न कोई चाहने वाला मौजूद था, मगर उस गरीब का कोई भी नहीं था। मैं नर्सिंग के पेशे को बावजूद उसकी मौजूदा गिरावटों के एहतराम की नजर से देखता हूँ। इसलिए मुझे उस नर्स से, जिसका नाम मिस जैकब था, बड़ी हमदर्दी थी। उससे कोई मरीज दिलचस्पी नहीं लेता था। एक शाम को जब वो आई और मेरे बिस्तर के पास से गुजरी तो मैंने अपनी नहीफ आवाज में उससे कहा, अस्सलामु अलैकुम मिस जैकब। उसने मेरी आवाज सुन ली। फौरन रुक कर उसने जवाब दिया, सलाम अलैकुम। बस उसके बाद मेरा ये दस्तूर हो गया कि जब वो शाम को ड्यूटी पर आती तो वार्ड में दाखिल होते ही सबसे पहले उसको मेरी अस्सलामु अलैकुम सुनाई देती। मुझे नींद आना शुरू हो गई थी, लेकिन सुबह 5:30 बजे जाग जाता। मिस जैकब रात भर की जागी हुई मरीजों के टेम्परेचर लेने में मसरूफ होती। जब मेरे बिस्तर के पास आती तो मैं उसे फिर सलाम करता। अस्सलामु अलैकुम का ये सिलसिला बड़ा दिलचस्प हो गया। वो इस लिहाज से चिढ़ गई कि पहल मैं क्यों करता हूँ। चुनांचे उसने कई मर्तबा कोशिश की कि वो मुझसे मुसाबकत ले जाए, मगर उसे नाकामी हुई। लेकिन एक रोज सुबह सवेरे, जबकि ज्यादा देर तक जागने के बायस मेरी आंख लग गई थी, जब वो मेरा टेम्परेचर लेने के लिए आई तो उसने अपनी महीन पतली आवाज को जोरदार बनाकर कहा, सलाम अलैकुम। मैं चौंक पड़ा। आंखें खोली तो देखा कि मिस जैकब का मुख्तसर वजूद मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। मैंने बड़ी फराख दिली से अपनी शिकस्त तस्लीम की और उसके मुताबिक मुनासिब व मौजू मुस्कुराहट अपने होठों पर पैदा करके जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम मिस जैकब, आज तो आपने कमाल कर दिया। वो बेहद खुश हुई। चुनांचे इस खुशी में उसने मेरा 2 मरतबा टेम्परेचर लिया कि पहली दफा उसने थर्मामीटर अच्छी तरह झटका नहीं था। एक रात जबकि मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और मैं बार बार अपनी घड़ी देख रहा था कि दिन होने में कितनी देर है, 12 बजे के करीब मैंने अपनी धुंधली आंखों से देखा कि वार्ड के वुस्त में जो मेज पड़ा है उसके साथ कुर्सी पर मिस जैकब अपने तमाम इख्तिसार के साथ बैठी है और एक मरीज जो मोटा था उससे हमकलाम होने की कोशिश कर रहा है। चूंकि खामोशी थी इसलिए मैं उसकी गुफ्तगू सुन सकता था। वो नर्स से बड़े यतीमाना किस्म के इश्क का इजहार करने की सही कर रहा था। पहले वो कुछ देर चपरासियों के मानिंद, जिनका साहब अपनी मसनद पर मौजूद हो, खड़ा रहा। फिर वो उससे मुखातिब हुआ, नर्स साहिबा, क्या इस वक्त आप मुझे एस्प्रिन की गोली दे सकती हैं?
मिस जैकब गालिबन रिपोर्ट लिखने में मसरूफ थी। उसने उस मोटे मरीज की तरफ देखा, कलम मेज पर रखकर उठी और उस अलमारी में से जो मेरे बिस्तर के करीब थी एस्प्रिन की एक गोली निकालकर उसके हवाले कर दी। रात के 2 बज गए। मैं जाग रहा था, लेकिन मेरी आंखें बंद थीं। आहट हुई तो मैंने करवट बदल कर देखा कि वही मोटा मरीज अलमारी खोलकर एस्प्रिन की गोलियां निकाल रहा है, बिल्कुल इस तरह जैसे कोई चोरी कर रहा है। मैंने कोई मुदाखलत न की। मैंने दूसरे दिन नर्स नईमा हक से, जो हर सुबह मेरा बदन छोटे छोटे तौलियों से गुनगुने पानी में साबुन के साथ साफ किया करती थी और परले दर्जे की शरीर थी, पूछा कि 19 नंबर के बेड का मरीज कौन है। उसका सांवला चेहरा सवाल बन गया। आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मैंने उससे कहा, तुम जानती हो मैं अफसाना निगार हूं। मुझे हर शख्स से दिलचस्पी है, ख्वाह वो मरीज ही क्यों ना हो। उसमें क्या बात है? जो तुम में है। तुम शरीर हो, वो चोर है। नईमा हक को मेरी ये बात नागवार मालूम हुई। शरारत और चोरी को आप एक ही बात समझते हैं? वो मेरे बालों भरे सीने पर तौलिया फेर रही थी। मैंने अपने कमजोर हाथ से उसके गाल पर हौले से चपत लगाई और कहा, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम मेरे सवाल का जवाब दो कि 19 नंबर के बेड का जो मरीज है उसका क्या नाम है। नईमा ने जवाब दिया, घोगा। ये क्या नाम है? बस है, हमने रख दिया है। मैं उससे कुछ और पूछने ही वाला था कि नईमा ने उबाली हुई सिरिंज पकड़ी और उसमें 1 सीसी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डालकर सुई मेरे सूखे हुए बाजू में खबो दी। मुझे सख्त दर्द हुआ, इसलिए मैं घोगा को भूल गया। मगर इतने में अजरा आ गई। ये नर्स नईमा से 4 सीसी आगे थी। उन दोनों में जो गुफ्तगू हुई उससे मुझे मालूम हुआ कि 19 नंबर के बेड के मरीज का नाम उन दोनों ने मिलकर तजवीज किया है। अजरा ने पहले मेरी खैरियत पूछी, फिर कहा, खैरियत तो है, आप घोगे के मुतालिक पूछ रहे थे। मैंने दर्द के बायस जरा तल्ख लहजे में कहा, घोगा जाए जहन्नम में और तुम भी उसके साथ। अजरा मुस्कुराई, मैं तो उसके साथ जहन्नम की आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। नईमा ने पूछा, क्यों? अजरा ने जवाब दिया, वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। नईमा ने अजरा की चुटकी ली और बड़े जोर से कहा, वो तो मुझसे मोहब्बत करता है। चलो आओ, अभी फैसला कर लें। घोगा से पूछ लो, अभी कल ही मुझसे कह रहा था कि वो अपने 2 मकान मेरे नाम लिख देगा। अजरा ने मक्खी मार छड़ी नईमा के सर पर मारी। वो 2 मकान क्या, 2 ईंटें भी तुम्हारे नाम नहीं लिखेगा। वो घोगा है, बहुत बड़ा घोगा। तुम उसको अभी तक नहीं पहचानी हो। इसके बाद मुझे चंद रोज में उस मोटे मरीज के मुताल्लिक अजीब और गरीब बातें मालूम हुई, जिसको नईमा और अजरा ने घोगे का नाम दे रखा था। उसका नाम गुलाम मोहम्मद था। मास्टर गुलाम मोहम्मद, बीए, बीटी, किसी मिडिल स्कूल का हेड मास्टर। उसको दमे का मरज था, बड़ी शदीद किस्म का दमा था। जब उसे दौरा पड़ता तो सारा वार्ड उसके धुंकनी ऐसे चलते हुए सांसों के जेरो बम से घंटों गूंजता रहता। लेकिन इस हालत में भी वो नजरबाजी से न टलता। उसकी उम्र 40 से कुछ ऊपर हो गई, मगर कंवारा था। मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसने मुझे बताया कि उसने शादी इसलिए नहीं की कि वो दमे का मरीज है। किसी लड़की की जिंदगी क्यों खराब करे। उसकी 2 बहनें थीं जो उम्र में उससे कुछ छोटी थीं, ये भी कंवारी थीं। उनके मुताल्लिक मुझे सिर्फ इतना ही मालूम हुआ कि बड़ी हेल्थ विजिटर है और छोटी उस्तानी। ये दोनों बिला नागा आती और घोगे के पास अपने बुरकों समेत 1 आध घंटा बैठकर चली जाती। वो उसके नाश्ते और 2 वक्त के खाने के लिए पराठे और सालन वगैरह लाया करती थी। उसको ऐसे टीके लग रहे थे जिनसे इश्तिहा बढ़ जाती है, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना पड़ता है कि मरीज ज्यादा ना खाए ताकि उसका वजन ना बढ़े। मगर घोगा बलाखोर था, घर से जो आता चट कर जाता। फिर उसके साथ वाले बेड पर एक बंगाली नौजवान था जो अरसे से टाइफाइड में गिरफ्तार था। उसको भूख नहीं लगती थी। घोगा उसका खाना भी अपने पेट में डाल लेता। मगर नईमा ने मुझे बताया कि अस्पताल से जो उसे मुफ्त खाना मिलता है, उसके अलावा वो इधर उधर से और इकट्ठा करता है और अपनी बहनों के हवाले कर देता है। एक रात जबकि मुझे नींद आने ही वाली थी, मैंने देखा कि घोगा दबे पांव चला आ रहा है। रात की नर्स किसी दूसरे वार्ड की नर्स से बातें करने में मशगूल थी। घोगे ने अलमारी खोली और उसमें कई चीजें निकाल कर अपनी जेब में डाल ली। मुझे उसकी यह हरकत बहुत बुरी मालूम हुई, लेकिन मैं उससे कुछ कह ना सका, इसलिए कि मुझे कोई फैसला करने में देर हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि वो हर रोज अलमारी में से चीजें चुराता और मैं उसे टोक ना सकता। मेरी समझ में नहीं आता था कि जब उसे दवाएं बराबर मिलती हैं
तो वो और दवाइयां जो उसके मरज दमे का इलाज नहीं थी क्यों इस तरीके से हासिल करता है? नईमा हक से मैंने पूछा तो उसने मखसूस अंदाज में गर्दन को एक खफीफ सी जुम्बिश देकर और अपने सांवले होठों पर उनसे ज्यादा गहरे रंग की मुस्कुराहट पैदा करके कहा, जनाब इतने बड़े राइटर बने फिरते हैं, आपको ये भी नहीं मालूम कि वो जितनी दवाइयां और इंजेक्शन चुराता है अपनी बहन को, जो कि हेल्थ विजिटर है, दे देता है। उसको रोजाना बेड के लिए 1 रुपया देना पड़ता है। बहुत बड़ा घोगा है, इसलिए वो इस खर्च की कसर यूं पूरी कर लेता है, बल्कि उसको कुछ प्रॉफिट ही होता है। नईमा का यह कहना दुरुस्त था, इसलिए कि मेरी बीवी के बयान से उसकी तस्दीक हो गई। उसको घोगे से सख्त नफरत थी। अस्पताल से जो कुछ मिलता वो अपनी बहन के सुपुर्द कर देता, खाना भी। एक और नर्स रफीका थी, वो उस मरीज का नाम भी लेना नहीं चाहती थी। शक्ल सूरत की मामूली मगर जवान थी। हर वक्त अपने सफेद फ्रॉक को पेटी के नीचे खींचती और फिर अपने सीने के उभारों को पसंदीदा निगाहों से देखती, मगर किरदार के लिहाज से वो दूसरी नर्सों के मुकाबले में बहुत ज्यादा मजबूत थी। उसको घोगे से इसलिए नफरत थी कि वो उससे बेमानी बातें करता था। दरअसल वो हर नर्स से बेमानी या बामानी बातें करने का आदी था। मैंने कई बार देखा कि पहले उसने किसी नर्स से रस्मी बातचीत की, उसके बाद बिस्तर पर से उठकर उसके पीछे पीछे चलने लगा, कुछ इस भोंडे तौर पर कि वो गरीब उकता गई और उसने जो दवा मांगी अलमारी में से निकालकर उसको दे दी कि छुटकारा मिले। करीब करीब हर नर्स उससे मुतनफ्फिर थी। मुझे खुद वो बहुत नापसंद था। मेरे बिस्तर की तरफ रुख करता तो मैं चादर ओढ़ लेता कि उसको ये मालूम हो कि मैं सो रहा हूँ। उसका बातचीत का अंदाज मुझे खलता था। यही वजह है कि मैंने उसे कभी बर्दाश्त न किया। मुझसे 2-3 मर्तबा उसने चंद रुपए बतौर कर्ज लिए और वापस न दिए। मुझे इसका कोई ख्याल न था, लेकिन जब ये मालूम हुआ कि ये 15 रुपए उसने मुझसे इसलिए हासिल किए थे कि उसको 10 एक खास दवा के लिए खर्च करना पड़े थे जो अस्पताल में नहीं थी, तो मेरी तबीयत बहुत मुकद्दर हुई और मैंने दिल ही दिल में उसको सैकड़ों गालियां दी। फिर तमाम डॉक्टरों पर उसके जलील किरदार की वजाहत कर दी। वो पहले मेरी बताई हुई बातें ना माने। उन्होंने कभी ऐसा मरीज देखा था न सुना, मगर नर्सों से पूछगछ के बाद उनको हकीकत मालूम हो गई और उन्होंने घोगे को रुखसत कर देने का फैसला कर लिया। मुझे इसका इल्म था, चुनांचे मैंने महज अपना दिल ठंडा करने की खातिर उसको अपने पास बुलाया और कहा, सुना है आप कल परसों जाने वाले हैं? घोगे ने अपने नीम गंजे सर पर हाथ फेरा और ताज्जुब का इजहार किया। बड़े डॉक्टर साहब ने तो मुझसे कहा था कि छुट्टी ले लो, और मैं 1 महीने की ले चुका हूँ। मेरा दिल डूबने सा लगा। 1 महीना और 30 दिन मजीद चोरियों के, नर्सों के पीछे चलने और हाथ मलमल के दवाएं मांगने के। बड़े डॉक्टर साहब बहुत नर्म दिल थे। मैंने सोचा यकीनन घोगे ने अपने मखसूस लसूड़े की लेस ऐसे अंदाज में उनकी मिन्नत खुशामद की होगी और उन्होंने अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसको 1 माह और अस्पताल में रहने की इजाजत दे दी होगी। मगर उसी दिन घोगा इंतहाई अफसुर्दगी के आलम में मेरे पास आया और कहने लगा, मैं कल जा रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई। मगर मास्टर साहब, आपने तो 1 महीने की छुट्टी ली है अभी अभी। उसने आह भरकर जवाब दिया, डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुम्हारा काफी इलाज हो चुका है, अब तुम घर में आराम करो। मैंने कहा, यह बेहतर है, लेकिन घोगे का चेहरा बता रहा था कि घर में उसे चुराने के लिए दवाएं नहीं मिलेंगी, नर्सें भी ना होंगी, झक मारेगा वहां। मैं सुबह 4-4:30 बजे के करीब सोया। 10 बजे आंख खुली। नईमा हक मेरे पास खड़ी थी। दरअसल उसी ने मुझे जगाया था। मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे कोई खबर सुनाना चाहती है। मुझे ज्यादा देर तक इंतजार न करना पड़ा। मक्खी मार छड़ी से मेरे बिस्तर पर चंद गैर मरई मक्खियां मारने के बाद उसने मुझसे कहा, घोगा गया? मैंने कहा, हाँ सुना था कि वो जा रहा है। नईमा के सांवले होठों पर सुकड़ती हुई मुस्कुराहट नमूदार हुई। और वो भी गई? मैंने पूछा, कौन? नईमा ने जवाब दिया, वो मिस जैकब, जिसके मुतालिक आप कहा करते थे कि इतनी मुख्तसर है कि बटुए में समा सकती है। लेकिन घोगे के पास तो कोई बटुआ नहीं था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि मिस जैकब को घोगे में क्या नजर आया, या घोगे को मिस जैकब में क्या खूबी दिखाई दी। लेकिन तीसरे रोज जैकब नाइट ड्यूटी पर थी। जब वो सुबह मेरे बिस्तर के करीब आई तो मैंने जोर से अस्सलामु अलैकुम कहा। उसने चौंक कर धीमी आवाज में उस सलाम का जवाब दिया और मेरा टेम्परेचर लिए बगैर चली गई। 7 बजे जब दूसरी नर्सें आईं तो नईमा ने मेरा बदन पोंछने के लिए गर्म पानी तैयार करते हुए अपने सांवले होठों पर गुनगुनी मुस्कुराहट पैदा करते हुए कहा,
घोगे के पास बटुआ नहीं था, इसलिए आपकी मिस जैकब वापस तशरीफ ले आई हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ? नईमा ने गर्म गर्म पानी में तर किया हुआ तौलिया मेरे बाजू पर रख दिया। कुछ खास तो नहीं हुआ, सिर्फ मिस जैकब के कानों की 2 सोने की बालियां गुम हो गई हैं। शायद घोगे की बहन के कान बुच्चे होंगे।